प्रदेश के एक पुराने गांव भैरमपुर में हर अमावस की रात एक अजीब सी आवाज गूंजती थी। कहा जाता था कि रात के 12 बजते ही गांव के पुराने चौपाल पर एक औरत, उसके पैरों में घुंघरू होते जो अपने आप बजते रहते। जो भी उसे देखने की कोशिश करता उसकी आंखें हमेशा के लिए अंधी हो जाती थीं, या फिर वो अगले दिन मृत पाया जाता था। ऐसे ही एक दिन मानसी अपनी दोस्त सुरभि के साथ उसके घर पर सो रही थी। तभी अचानक घुंघरू की आवाज आने लगी। सुरभि ने मानसी को देखा और बोली, अरे डरने वाली कोई बात नहीं है। जब तक हम बाहर ना निकले हमें कुछ नहीं होता। ये रोज रात को बजते हैं। जाने कौन नाचता है रात को, वो भी घुंघरू और पायल पहनकर। और तुम लोगों ने कभी पता करने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये है कौन? नहीं, क्योंकि सबको डर लगता है। सबका ये मानना है कि ये कोई चुड़ैल है जो रात को ऐसी हरकतें करती है। और जब बात चुड़ैल और भूतों की आती है तो कोई भी डर जाता है ना। हाँ, ये तो है, लेकिन एक बार पता तो करना ही चाहिए ना कि आखिर ये कौन है। क्या पता कौन है? फिर सुरभि उबासी लेकर सो जाती है, लेकिन मानसी उस आवाज की वजह से सो नहीं पाती है। कौन है ये जो रातों को नाच रहा है? मेरा मन मचल रहा है। सुरभि को जगा दूं क्या, या खुद ही देख कर आऊं? खुद ही देख कर आती हूँ। आखिर ये है कौन? मानसी रात में घर से निकल जाती है और घुंघरू की आवाज का पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो एक जगह पहुंचती है तो देखती है कि एक बहुत ही सुंदर सी लड़की पैरों में घुंघरू बांधे नाच रही है। ये तो कितनी सुंदर है। खामखा इसको बदनाम किया हुआ है कि ये कोई चुड़ैल है। थोड़ी देर बाद मानसी देखती है कि वो लड़की नाचते नाचते जोर जोर से रोने लग जाती है। अरे अचानक इसको क्या हुआ? ये रोने क्यों लग गई? जाकर पूछो क्या? मानसी उसके पास जाती है और वो लड़की सर झुकाए रो रही होती है। मानसी धीरे से पूछती है, क्या हुआ आपको? आप इतना अच्छा डांस करती हैं, फिर अचानक रोने क्यों लगी? लेकिन जब वो लड़की अपना चेहरा ऊपर उठाती है तो वो एक भयानक चुड़ैल होती है जो मानसी को देखकर मुस्कुरा कर कहती है, क्योंकि मैंने तुझे यहाँ आते हुए देख लिया था। तुझे पास बुलाने के लिए कुछ तो करना था ना मुझे, हाँ? बोल, अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ ना, हाँ? वो चुड़ैल मानसी को एक जगह बांध देती है और उसके सामने घुंघरू पहनकर नाचने लग जाती है। देख लिया तुम्हारा डांस, अब घर जाने दो मुझे। एक बार जो मेरे पास आ गया वो कहीं नहीं जा सकता। हाँ, तो मैं क्या करूं? मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। मानसी के अंदर इतना जोश देखकर चुड़ैल और गुस्सा हो जाती है और बोलती है, चल अब तेरी बारी है नाचने की। अब तू डांस करके दिखाएगी मुझे। पर मुझे ये सब नहीं आता। करना तो तुझे पड़ेगा। चुड़ैल मानसी के पैरों में घुंघरू बांध देती है। उसके बाद मानसी न चाहते हुए भी नाचने लग जाती है। नाचते नाचते वो इतनी थक जाती है कि वो अपना दम ही तोड़ देती है। कितना अच्छा तो नाचती है, ऐसे ही बोल रही थी, अब पता नहीं क्यों रुक गई। चुड़ैल उसको मरा हुआ देखकर खुश होती है और सुबह होने से पहले वहां से चली जाती है। मेरे घुंघरू बुलाते हैं, मैं नाचू तू नचा। रघु गांव का सबसे जिद्दी और निडर लड़का था। उसका दोस्त बिट्टू एक रात चौपाल की ओर गया और फिर उसे घुंघरू की आवाज आई। तभी उसके सामने चुड़ैल आई। ये मेरे घुंघरू हैं, जिसको पहनने के बाद मैं कभी किसी के वश में नहीं रहती। तभी बिट्टू के दिमाग में जाने उस समय क्या आता है कि वो एक घुंघरू तोड़ देता है। तूने मेरे घुंघरू तोड़े? चुड़ैल बहुत गुस्से में आ जाती है तो चुड़ैल चिल्लाती है और उसको जिंदा ही जमीन में गाड़ देती है। उसके बाद बिट्टू कभी वापस नहीं लौटा। रघु ने तय किया कि अगली अमावस को वो अकेले चौपाल जाएगा
वो दिन भर खाट पर लेटा रहा और रात के ठीक 11 बजे उठकर चल पड़ा। उसके हाथ में एक पुराना ताबीज दादी ने दिया और बोली, अगर तुझे कुछ भी असामान्य दिखे तो इस ताबीज को मुंह में रख लेना। रघु चौपाल पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था और फिर शुरू हुई घुंघरू की आवाज। रघु कांप गया। चौपाल के बीचों बीच धुआं उठा और उसमें से निकली एक चुड़ैल। उसने नाचना शुरू किया और हवा में तांडव मच गया। रघु एक कोने में छिपा, ताबीज को मुंह में डाले सब देख रहा था। रघु दबे पांव वहां से निकलने लगा, लेकिन तभी एक घुंघरू उसके पैरों से टकरा गया और आवाज आई, तूने मेरे नृत्य को देखा? रघु जड़ हो गया। उसकी आंखें लाल होने लगी, लेकिन तभी उसका ताबीज जोर से चमकने लगा और चुड़ैल चीख पड़ी, वो ताबीज मेरे शाप को रोक रहा है। मैं कमलिका हूं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? सिर्फ नाचती थी, भक्ति करती थी, लेकिन उन्होंने मेरी आत्मा को कैद कर लिया, मेरे घुंघरू चुरा लिए। जब तक कोई मुझे मेरे घुंघरू वापस लाकर नहीं देगा, मैं हर अमावस को नाचती रहूंगी। कमलिका, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मंदिर के पीछे एक पीपल का पेड़ है, वहां खुदाई कर। मेरे असली घुंघरू वहीं दबे हैं, उन्हें मेरे पांव में पहना दो, मैं चली जाऊंगी। रघु अगले दिन सुबह उठते ही मंदिर गया। पीछे पीपल का पेड़ था, वहां उसने खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उसे एक लोहे का डिब्बा मिला, उसमें वही पुराने घुंघरू थे। रघु उन्हें लेकर चौपाल आया और उस रात चुड़ैल फिर से प्रकट हुई। उसने घुंघरू उसकी तरफ बढ़ाए। कमलिका ने धीरे से उन्हें अपने पैरों में पहना। कमलिका मुस्कुराई, अब मैं जा सकती हूँ, और उसकी आत्मा आकाश में विलीन हो गई। 1 साल तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर एक नई अमावस की रात आई और एक नई आवाज। प्रिया एक घुंघरू पहनकर अपने रूम में खुद को देख रही थी। प्रिया गांव के नए स्कूल में एक लड़की थी। उसने रघु से कमलिका की कहानी सुनी और खुश हो गई और कहने लगी, काश मैं भी कमलिका जितनी सुंदर नृत्यांगना बनती। प्रिया को लगा जैसे उसको लॉटरी मिल गई। उसने सोचा आज रात वो उसे बुलाएगी, जो देवदासी थी। अगली रात वो लापता हो गई। तीसरी रात गांव की दहलीज पर एक अजीब सी हवा चलने लगी, जो चारों तरफ बस घुंघरू बजा रही थी। उसके बाद वही चुड़ैल देखी गई जो देवदासी थी। वो पूरे गांव में डांस कर रही थी। उसके पैरों में वही घुंघरू थे। चुड़ैल ने एक साथ काफी लोगों को मारना भी शुरू कर दिया। चुड़ैल को किसी को छूने की जरूरत नहीं थी, बस उसके नृत्य को करने भर से ये शाप फैलता था। रघु ने आंखें बंद की और अजीब टेढ़े मेढ़े स्टेप्स में उल्टा नाचना शुरू किया। नहीं, ये नृत्य नहीं, ये मेरा अपमान है। फिर उसने घुंघरू उठाकर आग में फेंक दिए। चुड़ैल की आत्मा एक बार फिर धुएं में घुल गई। पूरा गांव बेहोश होकर जमीन पर गिरा पड़ा था। अगली सुबह लोग उठे, लेकिन किसी को कुछ याद नहीं था। सिर्फ रघु जानता था कि क्या हुआ था। उसने वही ताबीज फिर से अपनी गर्दन में पहन लिया और गांव से दूर चला गया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रसगंज में एक सुंदर सी जगह थी, जहां पर एक बूढ़ी औरत बड़े प्यार से खट्टे आम का मुरब्बा बनाकर बेचा करती थी। दादी, आप इतनी बूढ़ी होकर भी काम क्यों करती हैं? आपको तो घर में आराम करना चाहिए ना। आपको मैं रोज देखती हूँ, आप रोज समय पर आकर मुरब्बा बेचती हैं। वैसे किस चीज का मुरब्बा बेचती हैं आप? दादी मिनी को देखकर मुस्कुराई और फिर बोली, बेटा, अभी इन बूढ़ी हड्डियों में जान है और जब तक रहेगी ये काम करती रहेंगी। मेरी माँ कहा करती थी, शरीर को जितना आराम दो उतना बीमार पड़ता है ये। मिनी 15 साल की बच्ची थी। अक्सर दादी के पास बैठकर उनके हाथों से बना हुआ मुरब्बा खाया करती थी। तभी अचानक गांव में ये खबर फैली कि प्रधान के घर गांव में नई नवेली बहू आई है। उसका नाम दीपा है।
मिनी ने ये खबर दादी को जाकर बताई। दादी, वो नई बहू बहुत सुंदर है। सब बोलते हैं कि उससे सही और सुंदर बहू आज तक हमारे गांव में नहीं आई। दादी की तो आंखें जैसे चमक गईं। ये बात सुनकर दादी मुस्कुराई और बोली, क्या वो मुरब्बा खाती है? मिनी ने बड़ी मासूमियत से कहा, पता नहीं दादी, ये तो मैंने उनसे पूछा ही नहीं। अब पूछ कर आना और मुझे बताना। अगर हाँ बोलेगी तो मैं तुम्हें एक मुरब्बा दूंगी, खट्टे आम का मुरब्बा। ठीक है दादी, मैं कल ही उनसे पूछ कर आती हूँ और आपको बताती हूँ। मिनी खुशी खुशी जाती है और उस नई बहू से सबसे पहले यही पूछती है, क्या आप मुरब्बा खाती हैं? दीपा मिनी की तरफ मुस्कुराकर देखती है। बहुत खाती हूँ, कौन नहीं खाता, मुरब्बा तो सबको पसंद आता है। हमारे गांव में एक दादी है जो बहुत अच्छा मुरब्बा बनाती है। मैं आपके लिए उनके हाथ से बनाया हुआ मुरब्बा लेकर आऊंगी। ठीक है, लेकर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मिनी अगली सुबह होते ही सबसे पहले मुरब्बा बनाने वाली दादी के पास जाती है। हाँ दादी, वो मुरब्बा खाती है, आप उनके लिए मुरब्बा दे दो ना, मैं उन्हें पहुंचाकर आती हूँ। मिनी की बात सुनकर दादी के मुंह पर एक डरावनी मुस्कान आ जाती है, जिसे देखकर मिनी थोड़ा घबरा जाती है। लेकिन फिर उसे लगता है कि दादी तो ऐसे ही मुस्कुरा रही होंगी। थोड़ी देर बाद दादी अंदर से खट्टे आम से बने मुरब्बे की बरनी लेकर आती हैं। ये लो, ये ले जाकर उसी बहू को देना और किसी को भी नहीं। मिनी हाथों में मुरब्बा लिए नई बहू के घर जा रही होती है। तभी उसके मन में ख्याल आता है, ऐसा क्या है इस मुरब्बे में जो दादी ने मुझे ना खिलाकर उस बहू के लिए दिया? थोड़ा सा चक्कर देखती हूँ। मिनी बरनी खोल देती है, लेकिन जैसे ही वो बरनी को खोलती है एक धुआं उठता है। मिनी थोड़ा डर जाती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि मुरब्बा ऐसे ही बनता होगा। इसमें से एक मुरब्बा निकालकर खा लेती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही मिनी उस मुरब्बे को खाती है उसे ऐसा महसूस होता है जैसे जमीन हिल रही हो। ये क्या हो रहा है? लगता है मुझे चक्कर आ रहे हैं। थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। मिनी डरती है कि कहीं वो बरनी उसके हाथ से गिर ना जाए, लेकिन बरनी गिर ही जाती है और जैसे ही वो बरनी गिरती है उसके सामने एक भयानक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। तूने मेरी बरनी गिराई? मैंने ये दीपा के लिए बनाई थी, लेकिन अब जब तुमने इसको गिरा दिया तो मुझे तुझे मारना होगा। मिनी बहुत डर जाती है। मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई, मैं अब कभी मुरब्बा नहीं खाऊंगी। गलती की भरपाई होती है, माफी नहीं। तभी अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है और उस बारिश में एक आदमी बाइक पर जा रहा होता है। तभी चुड़ैल उसकी बाइक के सामने आ जाती है। तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं यहाँ नाच रही हूँ, तू ये बाइक लेकर आ गया। अभी मेरा शिकार मेरे सामने खड़ा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है पहले तुझे ही मारना पड़ेगा। उसे सारा मुरब्बा खिलाती है, फिर दोबारा गाने लगती है। खा ले मेरा मुरब्बा, खा ले मेरा मुरब्बा। जब तक चुड़ैल ये सब कर रही होती है मिनी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। भागकर वो सीधा बहू के पास पहुंचती है। तभी उसे एकदम से मुरब्बा याद आता है। अरे, मैंने तो वो मुरब्बा गिरा दिया, दादी तो बहुत गुस्सा करेंगी। इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, उनको बताऊंगी ही नहीं, झूठ बोल दूंगी कि मैंने वो मुरब्बा बहू को दे दिया था। ऐसा सोचकर मिनी बहू के पास जाती है तो बहू उससे पूछती है, तुम तो मेरे लिए मुरब्बा लाने वाली थी ना, लेकर क्यों नहीं आई? मिनी के दिमाग में जाने क्या आता है कि वो बहू को सच सच बताने का सोचती है। फिर बोलती है, आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगी, वरना मैं आपको सब सच सच बता देती। अरे, क्यों विश्वास नहीं करूंगी? और तुम झूठ क्यों बोलोगी? मुझे बताओ, क्या हुआ? क्या उन्होंने मुरब्बा देने से मना कर दिया? दीपा पढ़ी लिखी औरत थी जो गांव से दूर शहर में रहा करती थी। उसे ये बात सुनकर बहुत अजीब लगा। मुरब्बा दादी का, तो चुड़ैल पीछे क्यों पड़ी? तुम एक काम करना, दादी को बोलना मैंने सारा मुरब्बा खा लिया एक ही दिन में, फिर बताना उन्होंने क्या कहा, ठीक है? बहू को समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। जितना सीधा मिनी दादी को बताती है वो इतनी है नहीं।
फिर बहू अपने पति से कहती है, सुनिए, मुझे मार्केट जाना है, क्या आप ले चलोगे? पति साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। मगर अगले दिन मिनी सुबह फिर दादी के पास जाती है। क्या हुआ बेटा, तूने मेरा मुरब्बा बहू को खिलाया? हाँ, मैंने दिया और उन्होंने तो सारा मुरब्बा खा लिया। बूढ़ी औरत को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है, वही चुड़ैल जो मिनी को रास्ते में मिली थी। ये सब नजारा दीपा और उसका पति देख रहे होते हैं। तो तू मुझसे झूठ बोल रही है, तूने मेरा मुरब्बा उस बहू के पास पहुंचाया ही नहीं। अगर वो मेरा मुरब्बा खा लेती तो उसकी खूबसूरती मैं ले लेती, लेकिन तूने बीच में मुरब्बा खाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मिनी को समझ आ जाता है कि खट्टे आम का मुरब्बा बनाने वाली बूढ़ी दादी एक चुड़ैल है। मुझे बस जीने के लिए जवान लड़कियों को मारना होता है। अगर तुम मुरब्बा उसको खिला देती तो आज वो मर चुकी होती और मैं थोड़ी सी जवान हो जाती। तू भी 18 साल की जैसे ही होती, मैं तुझे मार डालती। अरे मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ तेरे 18 का होने का, उसके बाद मैं तुझे मार डालूंगी। मिनी ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि वो दादी को सच्चे दिल से प्यार करती थी और दादी उसको मारना चाहती थी। चुड़ैल मिनी पर हमला करती है। मिनी अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं करती, उसको जैसे एक सदमा लग गया था। तभी अचानक बीच में बहू आ जाती है और वो चुड़ैल के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसको जला देती है। चुड़ैल जलते हुए बहू की तरफ देखकर कहती है, कौन है तू? कौन है? मिट्टी के तेल से मुझे क्यों जलाया? मैं मिनी की दोस्त हूँ, वही बहू जिसे तुम मारना चाहती थी, और मैं मिनी से सच में प्यार करती हूँ। मिनी बहू की बात सुनकर भावुक होकर रोने लग जाती है। उधर चुड़ैल जलते जलते मर जाती है। मुझे पता होता ये मुरब्बा खिलाकर आपको मारना चाहती है तो मैं कभी मुरब्बा आपके पास लेकर नहीं आती। मुझे माफ कर दीजिएगा। आपने तो अपनी दोस्ती अच्छे से निभाई, लेकिन मैं अपनी दोस्ती नहीं निभा पाई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुमने भी अपनी अच्छी दोस्ती निभाई, वरना तुम मुझे कुछ भी सच नहीं बताती तो शायद आज हम दोनों इस दुनिया में नहीं बचते। फिर बहू चुड़ैल की बनाई हुई बरनियों पर ध्यान देती है। हर एक बरनी में कुछ न कुछ इंसान का अंग डला होता है, जैसे कोई तंत्र किया गया हो। क्या तुमने कभी ध्यान नहीं दिया इनके मुरब्बे में वो क्या क्या डालती हैं? क्या तुमने कभी नहीं सोचा? मिनी उदास होकर कहती है, नहीं, मैं दादी पर भरोसा किया करती थी। जाने दो, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, हम दोनों सुरक्षित हैं, चलो घर चलते हैं। मिनी बुझे हुए मन और थोड़ी खुशी के साथ अपने घर लौटती है, लेकिन आज भी मिनी किसी पर भरोसा नहीं कर पाती है। कोई उसे अगर बोलता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ, मिनी उसे सीधा मना कर देती है और अक्सर वो लोगों को उदास बैठी नजर आती है।